नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। द केरला स्टोरी लगातार सुर्खियों में बने हुए पहले ये डिबेट छिड़ी कि फिल्म फेक है या प्रोपेगेंडा है, फिर एक पॉलिटिकल डिबेट छिड़ी जहां हमने देखा कुछ राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया, तो कुछ राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल में खासतौर पर फिल्म पर पाबंदी ही लगा दी ममता बनर्जी ने। और एक बार फिर से ये डिबेट सोशल मीडिया पर गर्मा गई कल, जब यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इस फिल्म को लेकर कई तरह के क्वेश्चंस खड़े किए, इसे काल्पनिक बताया, इसके जो डेटा था उस पर सवाल उठाए। और हमारे साथ संजय दीक्षित सर हैं, बहुत ही वेल नोन वॉइस एंड चेहरा, जिन्हें आप लगातार यूट्यूबर पर देखते हैं, सुनते हैं और उन्हें सराहते भी हैं। संजय दीक्षित सर, स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम हमें दिया है सर। धन्यवाद आपको, स्वागत है सभी का, दर्शकों को नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल यही है, जो इस फिल्म के अराउंड डिबेट रही है और जैसे कि अब ये लेटेस्ट डिबेट अब छिड़ी है, इस फिल्म को काल्पनिक बताया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि डेटा आपने दिया नहीं, रिकॉर्ड आपने प्रोवाइड नहीं किया, फिल्म मेकर्स ने, आई मीन आपसे, और इस फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है बार बार, और इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, फिल्म के लिए ये कब से आवश्यक हो गया कि वो जो है वो 100% सत्य हो? कौन सी फिल्म ऐसी हुई है आज तक? आइए हम पुरानी बातें कर लें तो फिक्शन के ही ऊपर तो फिल्म आधारित होती है। ये फिल्म कम से कम कुछ सत्य घटनाएं हैं उनके ऊपर तो बनी है। हम कश्मीर फाइल्स की ले लें, कश्मीर फाइल्स की बात कर लेते हैं, केरला फाइल्स की बात कर लेते हैं। केरला फाइल्स जो है उसमें फिक्शन क्या है? उसमें फिक्शन यह है कि जो रियल कैरेक्टर्स थे उनके नाम पर नाम बदल दिया गया है, एक बात। और उसमें बाकी तो जो पूरी घटना है, जो उसकी जो मुख्य अदाकारा है जिसको शालिनी उन्नीकृष्णन नाम दिया गया है, उसका वास्तविक नाम जो है वो रियल लाइफ में निमिषा है। या आप चेक कर सकते हैं उसमें जो बाकी जो लोग जो आप देख रहे हैं जो दूसरे पक्ष से हैं, उसमें से तो एक जो यास्मीन नाम की जो लड़की थी जो आसिफा बनी है इसमें, उसको तो एनआईए ने चार्जशीट किया है और उसको 7 साल की सजा हुई है। तो जिस फिल्म का कोर जो है वो इतना सॉलिड ट्रूथफुल इंसिडेंट्स पर आधारित हो, उसको यह कहना कि यह काल्पनिक है, तो भाई अब धूर्त की तो मैं क्या कह सकता हूँ, जिसका नाम ही धूर्त से एक तरह से साउंड करता हो, रेजोनेट करता हो, उसके लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ। उसको तो करना ही है, एजेंडा बनाना ही है। मुगल आजम सत्य घटना थी क्या? फिल्में बहुत सी बनी हैं, शाहजहां जो फिल्म बनी है वो सत्य घटना थी क्या? तो शाहजहां का कैरेक्टर दिखाया गया है फिल्म शाहजहां में, वो प्रदीप कुमार और बीना राय वाली फिल्म जो थी वो सत्य घटनाएं थी क्या? शाहजहां के बराबर अत्याचारी तो कोई भी नहीं हुआ। जब दक्कन में अकाल पड़ा हुआ था, आपके मालवा में और दक्कन में लाखों लोग मर रहे थे, उस समय वो यहाँ ताजमहल बनवा रहा था। आपने भारत के इतिहास में इतने क्रूर राजा की कभी भी कहानी नहीं सुनी होगी, क्योंकि भारतीय राजाओं को जो उनका राज धर्म था, वो राज धर्म का जो पहला उनका जो धर्म हुआ करता था वो ये था कि भाई वो उसको प्रजावत्सल होना है। राजा का धर्म प्रजावत्सल होना है, प्रजा की रक्षा, प्रजा के हितों की रक्षा, प्रजा की जीवन की रक्षा, वो उसका कर्तव्य था, उसका धर्म था। इसलिए जब जोधपुर में अकाल पड़ा, जोधपुर स्टेट थी, हालांकि उस समय अंग्रेजों का राज था, तब आप ये देखिए कि जोधपुर के महाराजा ने, हनुमंत सिंह जी थे उस समय, या उनसे पिछले वाले उमेद सिंह जी थे शायद, उन्होंने पूरा उमेद भवन बनवाया, जो आप देखा है, जो उमेद भवन होटल जो है आज जोधपुर में, आप शायद कभी गई हुई हो, वो फैमिन वर्क्स में बना है। ऐसा काम किसी मुगल बादशाह ने किया, जिनकी पूरी काल्पनिक कथाओं से हमारी टेक्स्ट बुक्स भरी हुई हैं। तो इसलिए ये तो इट इज अ केस ऑफ पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक।
अभी आपने दो नामों का जिक्र किया संजय सर, मुझे लगता है कि ये जो बार बार सवाल उठाते हैं कि ये काल्पनिक हैं, वो नंबर को लेकर भी सवाल उठाते हैं। वो नंबर वाला जो पार्ट है मैं उस पर लौटूंगी उस सवाल पर, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपने रियल लाइफ कैरेक्टर्स का भी जिक्र किया, आपने एनआईए की चार्जशीट का भी जिक्र किया, आपने उसमें सेंटेंस का भी जिक्र किया। अगर आप इससे जुड़े हुए और डिटेल्स देंगे तो जो वीडियो जो जो दर्शक या जो भी सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें जाहिर तौर पर नॉलेज के लिहाज से काफी अहम तथ्य मिलेंगे। तो मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में थोड़े से और डिटेल्स शेयर करें सर, क्योंकि अगर रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कोई फिल्म बनती है तो उसे सिर्फ एक प्रोपागेंडा कहकर या फिर नंबर्स की दुहाई देकर डिसमिस नहीं किया जा सकता। वो तो है ना, वो जो उसमें आपका जो कैरेक्टर बना है, जो उसको इनको फंसाता है, बच्चियों को, जो शालिनी को फंसाता है जो लड़का रमीज, और उसको कन्वर्ट कराता है और उसको फिर बाद में डिवोर्स देके भाग जाता है, वो तो अभी भी है, उसका नाम रहमान है। लोगों ने तो उसके जो पिज्जा आउटलेट्स चल रहे हैं, उसके जो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, उसके फोटो निकाल के दे दिए हैं। लेकिन उसके खिलाफ शिकायत कौन करे? शिकायत करने वाली तो अफगानिस्तान की जेल में पड़ी हुई है। और हमारे कानून में वाइकेरियस लाइबिलिटी होती नहीं है, इट इज अ पर्सनल ऑफेंस। क्रिमिनल लॉ में वाइकेरियस लाइबिलिटी यानी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए जो कंप्लेनेंट है वो मौजूद नहीं है, तो कोई दूसरा जो है उसको कैसे करे? उसके खिलाफ इतने सबूत नहीं मिले, तो अभी भी घूम रहा है वो जो अब्दुल था, जिसने वो जो लड़की गीतांजलि बनी है उसमें उसके साथ में जो कार्य किया, वो मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है। ये तो सारी चीज़ें आ गई सामने, और प्रोड्यूसर और वो बता रहे हैं लगातार। मैंने प्रतीश विश्वनाथ का इंटरव्यू किया है जयपुर डायलॉग्स पे, जो स्वयं हिंदू हेल्पलाइन चलाते हैं, और हिंदू हेल्पलाइन में उनके पास ये सारे आंकड़े हैं, और कितनी लड़कियों को जो इस तरह से फंसती हैं उनको वापस लाते हैं वो। और निमिषा के बारे में बता रहे थे कि वो निमिषा तो कोलंबो चली गई तब उनको पता चला, एक दिन लेट पता चला, नहीं तो वो निमिषा को भी शायद रोक लेते। तो ये तो चैलेंज के साथ कह रहे हैं प्रोड्यूसर कि भाई आप आशा संस्थान से बात कर लीजिए, आप हिंदू हेल्पलाइन से बात कर लीजिए, जो लोग जो है ये वीडियो बना रहे हैं उन्होंने उनसे बात की क्या? मैंने की है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। जी, वो तो ये पूछ रहे हैं ना, जो वीडियो बना रहे हैं वो तो ये पूछ रहे हैं कि ये नंबर कहाँ से लेके आए फिल्म मेकर्स। नहीं नहीं, वो वो बत्तीस तो ये हजार कह रहे हैं वाला कि नंबर धर्म को जो है, टारगेट किया जा रहा है। जो 32,000 जो वाला जो नंबर है, वो तो जब मुझसे शुरू में ही पूछा गया था, क्योंकि मुझे इनके आंकड़ों की जानकारी है, वो आंकड़े जो है वो 100 के आसपास हैं, जो 100 लोग करीब गए हैं वहाँ से। वो 32,000 का जो उन्होंने ट्रेलर में दिया था, तो उन्होंने तो कंसीड भी कर दिया ना, उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया। उन्होंने तो केरला हाईकोर्ट में जो हियरिंग हुई थी, उन्होंने कहा भाई ये 32,000 जो है ये टोटल जो कन्वर्शंस हुए हैं उनका आंकड़ा है, और वो उन्होंने कहाँ से लिए हैं वो सोर्स बता दिया। उन्होंने वो आशा संस्थान से और हिंदू हेल्पलाइन से लिए हैं। बस एक चीज़ उन्होंने नहीं बताई कि उसमें से जो है वो 90% जो है वो उनको वापस ले आए हैं वो लोग। कन्वर्ट एक बार हुई, उनको वापस भी लाया गया है। वो बहुत अच्छा काम किया है केरला में इन संस्थाओं ने। आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये बात नहीं बताई। दूसरी बात, कह रहे धर्म को बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई, जब आईसिस यजीदियों के साथ जुल्म कर रही थी, जब आईसिस टीवी पे गले काट रही थी, जब आईसिस टीवी के ऊपर टेलीवाइज करके रिकॉर्ड करके और लोगों को जला रही थी, उस समय ये सारे बैठे हुए कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज नॉट इस्लाम। वो जो बगदादी था वो इस्लामिक स्टडीज में पीएचडी था, तो कम से कम धूर्त राठी से तो ज्यादा ही जानता होगा इस्लाम। वो कह रहा है कि ये इस्लाम है, यहाँ बैठे हुए जितने मुल्ला मौलाना कह रहे हैं नहीं ये इस्लाम नहीं है, और अब कह रहे हैं कि साहब आईसिस को आप दिखा रहे हो तो अब इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। तो पहले ये चूज कर लें कि क्या है, या तो पहले ये डिक्लेयर करें। जब तक ये डिक्लेयर नहीं करते कि हाँ आईसिस जो कर रहा था वो इस्लामिक था, तब तक इनका ये कहना कि आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो ये नहीं माना जा सकता। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा।
ये आपने जो धूर्त शब्द का इस्तेमाल किया उसे मैं धूर्तता कह लूं यहाँ इस वक्त, और एक इंडिविजुअल की नहीं, एक सोच की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, और आप भी मुस्कुरा रहे हैं। तो ये जो अपनी धूर्तता में लोग एक वो कहते हैं शुतुरमुर्ग वाली अप्रोच अख्तियार किए हुए हैं, या फिर इनके जो बेसिक्स हैं उनमें क्लैरिटी नहीं है, या फिर कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ये ये जो तो एजेंडेबाज हैं धूर्तता सारे है। के सारे। देखिए जो लेफ्टिस्ट जो है ना, लेफ्टिस्ट थॉट क्या होता है, व्हाट इज द लेफ्टिस्ट थॉट? तो आज का जो लेफ्टिस्ट थॉट है वो अल्टीमेटली उसका एम क्या है? उसका एम है पावर कैप्चर। और उस पावर कैप्चर करने के लिए उसके लिए कोई भी चीज जो है वो, देयर इज नो मोरालिटी एक्सेप्ट द मोरालिटी ऑफ पावर। पावर कैप्चर करने के लिए कुछ भी करना पड़े, उनको सोसाइटी डिसमेंटल करनी पड़े, कंट्री डिसमेंटल करनी पड़े, फैमिली डिसमेंटल करनी पड़े, वो सब करेंगे। आप देख रहे हैं ना अमेरिका में क्या हो रहा है। नाउ दे आर आउट टू डिस्ट्रॉय द फैमिली, क्योंकि फैमिली और सोसाइटी जो है या आपके कम्युनिटी है, ये सब के सब जो हैं वो इंडिविजुअल के बिहाफ पर इंटरसीड कर सकते हैं। तो स्टेट जो है वो इंडिविजुअल को उस तरह से कैप्चर नहीं कर सकती यदि बीच में ये लेयर्स हैं। यदि बीच में सोसाइटी की लेयर है, आपके कम्युनिटी की लेयर है, फैमिली की लेयर है, तो देयर इज अ शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द इंडिविजुअल। इनको डिसमेंटल करिए, उसके बाद तो आपके पास एक रोबो रह जाता है, उसको जैसे चाहिए वैसे न चाहिए। ये इन्होंने बहुत सक्सेसफुली यूएस में, वेस्ट में कर लिया है। फैमिली इंस्टीट्यूशन तो लगभग डिसमेंटल कर दिए है। 50% से ज़्यादा जो बर्थ्स हैं वो अनवेड मदर्स को हो रही। अब उसके साथ में जो है वो एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म एम्पावरमेंट जो है वो अगर अलग रह के और अलग अपने बच्चा पालने में एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में गेटिंग सब्जेक्टेड योरसेल्फ टू अब्यूज, अगर यही एम्पावरमेंट है तो फिर गुड लक। यू कैन सी द मोस्ट स्ट्रेस्ड कम्युनिटीज, सबसे ज्यादा मेंटली इल कम्युनिटीज कौन सी हैं? जहां पर इन इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल किया गया। तो देयर इज ऑल्सो एन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन टू सपोर्ट दिस। तो इनका तो यही एक वो है, और इसमें चूंकि भारतीय सभ्यता जो है इट हैज बीन द मोस्ट रिजिलियंट। अब देखिए कि द काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट वर पोज्ड टू द हिंदू सिविलाइजेशन इन इंडिया, इसी तरह के चैलेंजेस के सामने बहुत सारी जो सभ्यताएं थी वो सिरे से मिट गई, उनका नामो निशान नहीं बचा। आप पर्शिया देख लीजिए, आप अफगानिस्तान देख लीजिए। पर्शिया जो है वो कोई 20-30 साल में 100% कन्वर्ट हो गया। अफगानिस्तान वाज ऑलमोस्ट फुली बुद्धिस्ट, उसको 10 साल भी नहीं लगे। इसी तरह से क्रिश्चियंस ने माया सिविलाइजेशन, एज़टेक सिविलाइजेशन, इंका सिविलाइजेशन, इन सबको सिरे से नष्ट कर दिया। भारत में आज भी इस सब कॉन्टिनेंट में, पूरे सब कॉन्टिनेंट को ले लीजिए, तब भी 2/3 हिंदू है। तो वही प्रयास चल रहे हैं कि भाई ये कैसे बच गए। ये इतना जो है दिल में इतना खटकता है ये कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसके लिए जो कुछ भी करना है करेंगे, झूठ बोलना है तो झूठ बोलेंगे, बदमाशी करनी है तो बदमाशी करेंगे, और कुछ भी करना, वायलेंस करना तो वायलेंस करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये तो एक माइंडसेट है। सोवियत यूनियन पहले क्या करती थी, वो यूरी बेज़मेनोव ने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है कि कैसे करते थे वो, या हाउ टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज़। पहले उनको आप जो है वो एक क्राइसिस में लाइए, उसके बाद फिर एनर्की क्रिएट कीजिए, एनर्की करने के बाद पूरा केओस कर दीजिए, और जब वो केओस हो जाए और उसके बाद आप कैप्चर कर लें उसको, उसके बाद फिर नॉर्मलाइज कीजिए। मतलब नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है उसमें, अब जो है
जिन फ्रीडम्स के सहारे, जिन नैरेटिव्स के सहारे आपने उसको डिसमेंटल किया है, उन सबको अब किल कीजिए। लेनिन का जो कैप्चर था रशिया का, इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल। लेनिन क्या था? लेनिन वाज अ ट्रेटर, वो लेनिन। आप इतिहास पढ़ें, 1917 वाली जो रशियन रेवोल्यूशन है उसका, लेनिन वाज नॉट इवन प्रेजेंट व्हेन द फर्स्ट रेवोल्यूशन टुक प्लेस। वो तो बाहर बैठा हुआ ये प्लांट कर रहा था कि किसी तरह से रशिया हार जाए, और रशिया हार जाए तो उसके बाद फिर मैं जो है इसकी मिलिट्री को प्रोवोक कर सकूं, और वहाँ पे जो क्राइसिस क्रिएट हुई इन सब चीज़ों से, और जो डिस्क्वाइट क्रिएट हुआ आर्मी में, उसकी वजह से जो रेवोल्यूशन हुआ, जिन लोगों ने वो रेवोल्यूशन किया, और रेवोल्यूशन आई शुड से अगर वो असद की तरह होता सीरिया के, जो जार निकोलस था, जार निकोलस एक्चुअली पेड फॉर हिज जेन्युइननेस। उसको लगा अच्छा ठीक है, यदि मैं एब्डिकेट कर दूंगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर वो असद की तरह होता सीरिया वाले और डटा रहता, ये लोग कुछ नहीं कर पाते। ही पेड फॉर हिज, फील फॉर हिज कंट्रीमैन, ये कंट्री सफर कर रही है, मैं एब्डिकेट कर देता हूँ, अगर इसी से चीजें ठीक हो जाती हैं तो। उसने एब्डिकेट कर दिया। बाद में ये वेस्टर्न पावर्स ने इसको, लेनिन को वहाँ भेजा। किस्सा सुना होगा आपने, कैसे वो बंद वैगन में पहुंचा और फिनलैंड के रास्ते, और वहाँ जाके उसने कैप्चर किया, सबको चूरन बेचा, जिसको जो चाहिए था उसको वो प्रॉमिस किया। जो आज आप फ्रीबी कल्चर देख रहे हैं ना यहाँ पे, जिसको कई सारे लोग जो है उसके बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, वो फ्रीबी कल्चर, वो उस टाइम देखिए लेनिन ने 1917 में क्या किया था। जिसको जो चाहिए था उसको वो प्रॉमिस किया। उसके पास कुछ नहीं था, हाँ तुमको ये देंगे, तुमको ये देंगे, तुमको ये चाहिए, ठीक है, सब कुछ, सबको सब कुछ देंगे। वैसे उसने सपोर्ट बाय करके, और अल्टीमेटली जो चुनाव हुए, चुनाव में भी हारा वो। ड्यूमा के चुनाव में लेनिन हैड लॉस्ट, और उसने फिर आर्मी के कुछ लोगों के मदद से ड्यूमा को कैप्चर किया। उसके बाद का सबको पता है। तो यहाँ भी लेनिन के एग्जाम्पल फॉलो करवाने वाले बहुत सारे बैठे हैं। ये कैसे बचा हुआ है ये समाज, कैसे बचा हुआ है ये देश, इसको हमें कैप्चर करना है। नैरेटिव से कैप्चर हो जाए तो नैरेटिव से सही, वायलेंस से कैप्चर हो जाए तो वायलेंस से सही, केओस से कैप्चर हो जाए तो केओस से सही। तो सारी चीजें अटेम्प्ट होंगी। तो ये पूरी तरह से एजेंडा है, इसमें कहीं एक रत्ती भर का भी शक न रखें कि इसके अलावा कुछ है। 100 से ऊपर कुछ होता हो तो वो % एजेंडा। तो एजेंडा की बात कर रहे हैं सर। मेरा आपसे बस लास्ट सवाल ये, क्योंकि आपने खुद भी 100 का आंकड़ा दिया जब हम द केरला स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। 100 हो, मेरा वो है कहना जो ये आईसिस, जो दोज हु वेंट टू आईसिस फ्रॉम केरला। या आई थिंक तो मैं ये कह रही एक हूँ फिगर जो 100 है वो जाए या फिगर 50 भी जाए। वेरीज बिटवीन 83 to 117। जी, लेकिन मेरा कहना ये है कि इंडियन स्टेट में अगर ऐसा हो रहा है, और ये नंबर Even चाहे one person is 83 too हो चाहे much. 100 हो, इवन अ पर्सन गोइंग थ्रू दिस इज टू मच। मेरा वही सवाल है। Even one person is too much. जी बिल्कुल। एक सिटीजन के साथ, एक महिला के साथ भी अगर ऐसा हो जाता है, इवन देन इट इज वेरी क्वेश्चनेबल, और ये बहुत ही डिबेटेबल है उस कॉन्टेक्स्ट में भी। ऐसे में हम प्रोपेगेंडा, फेक एजेंडा, ये सब बहुत पढ़ रहे, सुन रहे हैं, लेकिन इंडियन स्टेट की जिम्मेदारी, और इंडियन स्टेट जो भी आपने चैलेंजेस गिनाए, उसमें क्या कर सकता है? इंडियन स्टेट को सबसे पहले तो जो सच है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इंडियन स्टेट सच को रिकॉग्नाइज नहीं करता है ना। इंडियन स्टेट जो है लव जिहाद को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जो चीज इनकी किताब में लिखी हुई है उसको आप कैसे नकार सकते हैं? इट इज देयर इन द कुरान that a Muslim cannot marry a non-Muslim without converting him or her. साथ में ये भी लिखा हुआ है कि भाई converting someone to the Muslim faith, to the Islamic faith is a form of jihad.
तो जब अच्युतानंदन जैसे वेल रिस्पेक्टेड, दो ही वाज अ लेफ्टिस्ट बट ही वाज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड मैन, वो बोल रहे हैं, देन ओमेन चांडी वाज अ क्रिश्चियन, वो बोल रहे हैं, क्रिश्चियन बिशप्स बोल रहे हैं, केरला हाई कोर्ट बोल रहा है, हाउ कैन यू इग्नोर इट? The question is not that how many people went to ISIS. The question is whether targeted conversion is being done or not. क्या सत्य सारणी नाम का जो सलफी सेंटर है वो था या नहीं था? अभी भी 2 रिकॉग्नाइज्ड कन्वर्शन सेंटर्स आपके मालाबार एरिया में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? These are the facts that need to be debated. चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं? जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी हुई है और जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे आर्टिकल 25 में दी हुई है वो सिटीजन को दी हुई है, और उसकी आड़ में जब ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्शन होते हैं तो इट इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. These are the facts that need to be debated. These are the points that need to be flagged. ये नहीं कि साहब कि नहीं 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 है आईसिस में साहब 100 नहीं साहब 5 लोग गए. 5 लोग भी गए तो किस आइडियोलॉजी से मोटिवेट होके गए? What is that ideology? That is the question. थैंक यू सो मच संजय सर, इतनी डिटेल्स में बात करने के लिए, और यहाँ पर ये जो फेक प्रोपेगेंडा वर्सेस रियलिटी की लड़ाई चल रही है उसमें अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट योर धन्यवाद इनसाइट्स. आपको. जय हिंद, वंदे मातरम. जय हिंद सर, जय हिंद.